चलिए अब बात कर लेते हैं जींद की जंग की। जींद की रणभूमि में दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हर दल के नेता अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जी जान से जुट गए हैं। रिपोर्ट देखिए। जींद का घमासान अपने चरम पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दिग्गज मैदान में कूद रहे हैं। गुरुवार को भी कई दिग्गजों ने जींद के रण में मोर्चा संभाला और अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। चुनाव प्रचार में अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कूद पड़े हैं। हुड्डा ने जनसभा कर जहां कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के लिए वोट मांगे, वहीं बीजेपी और इनेलो पर भी हमला बोला। लोग देखा है रुझान कांग्रेस के पक्ष में है और रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, भारी बहुमत से जीते। अभी तो आपस में उनका है फैसला, हमारा तो नंबर 1 है। उधर इनेलो की ओर से अभय चौटाला मोर्चा संभाले हुए हैं। अभय चौटाला लगातार जनसभाएं कर उमेद सिंह रेणु के लिए वोट मांग रहे हैं। अभय चौटाला का वादा है कि अगर अगले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो जींद की तकदीर बदल देंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हम ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। चौधरी देवीलाल की भी सोच थी कि इस एरिया के अंदर कोई एक ऐसा इकोनॉमिक जोन खोला जाए, कोई इंडस्ट्रियल जोन लाया जाए जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का उद्धार हो सके। हम 100% यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल जोन लेकर के आएंगे। बीजेपी को बगावती तेवर दिखाने वाले राजकुमार सैनी अपनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार के लिए पसीना बहा रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। सीधा मकसद है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जीत हासिल करेगी और जींद के उपचुनाव से उन सभी ताकतों को एहसास दिलाएगी कि देश के अंदर अब भेदभाव नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सबकी अपनी दलीलें हैं और सबके अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावे में दम है, जनता किस पर यकीन करेगी, इसका फैसला मतगणना के बाद ही हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जींद से विजेंद्र कुमार और अंकित दुदानी की रिपोर्ट। चलिए बात इस वक्त की बड़ी खबर ही कर लेंगे। जींद से बड़ी खबर। जींद उपचुनाव के लिए सीएम मनोहर लाल ने मोर्चा संभाल लिया है। आज से मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। कंडेला गांव में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम मनोहर लाल। बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे पूर्व सीएम हुड्डा और अभय चौटाला ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। और ऐसे में आपको बता दें कि सभी पार्टियां जींद उपचुनाव के लिए अपनी ताकत झोंक रही हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और कहीं न कहीं जींद का किला फतह करने की तैयारी है और ऐसे में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ग्राउंड जीरो से जहां तमाम नेता, चाहे वो कोई छोटा हो या फिर आला नेताओं की बात कर ली जाए, चाहे बीजेपी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर अभय चौटाला की बात करें, सभी इस वक्त मैदान में कूद पड़े हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और कमर कस ली गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं साख का सवाल जींद उपचुनाव बन गया है। सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि जींद उपचुनाव के जो भी नतीजे होंगे उससे 2019 विधानसभा चुनाव की दिशा धारा तय होगी। कितना इस बात में दम होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जींद उपचुनाव के लिए फिलहाल कम से कम मोर्चा संभालते हुए हर पार्टी का दिग्गज नेता दिखाई दे रहा है। पहले मशक्कत इस बात पर करनी पड़ी कि कौन सा जिताऊ उम्मीदवार होगा, और जब जिताऊ उम्मीदवार को उतारा गया तो कहीं ना कहीं अब सपोर्ट करने के लिए, वोट मांगने के लिए, जनता को साधने के लिए तमाम आला नेता मैदान में उतरे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी अंकित दुदानी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, जिस तरीके से जींद उपचुनाव में ताकत झोंकी जा रही है सभी पार्टियों की ओर से, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर जींद साख का सवाल हर पार्टी के लिए क्यों बन गया है। साथ साथ ये भी बताइए कि जींद उपचुनाव के नतीजों के बाद क्या पार्टियों की लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति भी बदलेगी? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सेमीफाइनल बन चुका है ये जींद उपचुनाव और सभी जो दल हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं और अभय सिंह चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी लोग पूरी ताकत लगा रखी है उन्होंने। और ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है ये चुनाव, क्योंकि इसी से लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जो दशा और दिशा है वो तय होगी। जी
शुक्रिया अंकित, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें, जहां कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए साख का सवाल इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है और ऐसे में बीजेपी यही चाहेगी कि जिस तरीके से पिछले निगम चुनाव बीजेपी ने जीते हैं, अपना परचम लहराया है, उसी तरीके से जींद उपचुनाव में जीत हासिल करके ये साबित कर दिया जाए कि लहर बीजेपी की है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की है। वहीं क्योंकि जींद इनेलो का गढ़ रहा है और फिलहाल क्योंकि पार्टी में दो फाड़ की स्थिति के बाद जननायक जनता पार्टी एक नई पार्टी चुनौती के रूप में इनेलो के सामने खड़ी हो गई है, तो कहीं ना कहीं इनेलो के सामने चुनौती इस बात की होगी कि खुद को साबित करे। वहीं जननायक जनता पार्टी क्योंकि नई पार्टी है, उसको अपना जनाधार बनाकर एक बार फिर से धरातल से खड़े होकर खुद को साबित करने की जरूरत होगी। और वहीं कहीं ना कहीं अगर बात कांग्रेस की कर ली जाए तो कांग्रेस के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं क्योंकि दो फाड़ की स्थिति लगातार खींचतान अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में बनी रहती है। और ऐसे में अगर जींद का चुनाव कांग्रेस जीत जाती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए उपलब्धि होगी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति केस में पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने बवाली बाबा राम रहीम समेत चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया। हालांकि चारों दोषियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। एक फैसला जिसका इंतजार 16 साल से हो रहा था, एक फैसला जिसने एक परिवार को सुकून दिया, वो फैसला अब आ चुका है। बवाली बाबा गुरमीत राम रहीम को एक और गुनाह की सजा मिल गई। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में डेरा प्रमुख राम रहीम और उसके 3 गुर्गों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। चारों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। रामचंद्र छत्रपति के केस में ये जो चारों मुलजिम थे, गुरमीत सिंह, कृष्णलाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह, इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इसके अलावा इनको डायरेक्शन की गई है कि 50-50 हजार रुपए आप जुर्माना पे करोगे। अगर जुर्माना पे नहीं करेंगे ये लोग तो इनको 2 साल की एक्स्ट्रा सजा काटनी पड़ेगी। हालांकि सजा पर बहस के दौरान राम रहीम रहम की भीख मांग रहा था, सजा कम करवाने की मांग कर रहा था, तो वही सीबीआई के वकील और रामचंद्र छत्रपति के परिजन राम रहीम को फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। हमारी तरफ से एक ऑनरेबल कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की गई थी कि ये केस जो है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का केस है। इसमें जो डेमोक्रेसी का फोर्थ जो स्तंभ है, जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं, जर्नलिस्ट जो होते हैं वो फोर्थ स्तंभ, चौथा स्तंभ माना गया है डेमोक्रेसी का, तो उसको इसने गिराने की कोशिश की है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अनाथ करवाया है। तो इन मुलजिमों को सभी को फांसी की सजा दी जाए। काबिले गौर है कि ये मामला 16 साल पुराना है। रामचंद्र छत्रपति लगातार अपने समाचार पत्र पूरा सच में डेरे में होने वाले अनर्थ से जुड़ी खबरों को छाप रहे थे। साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब आखिरकार 16 साल बाद छत्रपति परिवार को राहत और इंसाफ मिला है, जिसके बाद राम रहीम अब अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर राम रहीम को उम्र कैद की सजा मिलने पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की बेटी ने खुशी जाहिर की है। रामचंद्र छत्रपति जो कि पत्रकार थे और सच को सामने लाने की उन्होंने कोशिश की। उनकी जो बेटी है वो फिर हमारे साथ जुड़ी हैं। मैडम, जैसे आज सुबह भी हमारी बात हुई थी, आपने बातें बताई कि किस तरह से वो लम्हा था, किस तरह की चीज़ें, अब फैसला आया है, किस तरह से देखते? मैं कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का सम्मान करती हूँ और काफ़ी सुखद एहसास है हमारे लिए। पिता की शहादत सही अंजाम तक पहुंची है और इस बात से खुश हूं कि गुरमीत की जो आखिरी सांसें हैं शायद अंदर ही पूरी होंगी, उसको बाहर, जेल के बाहर की हवा नसीब नहीं होगी और वो यही करता है, डिजर्व करता है। एक मैसेज जरूर जाता है कि अंधभक्ति, जैसे कि पहले भी ये बात हुई थी कि अंधभक्ति लोगों में अभी भी थी, कि शक्ति है उसमें कुछ ऐसी, सरकारें भी उसके साथ हैं, एप्लीकेशंस भी पहले आपके फादर साहब ने दी थी कि सिक्योरिटी को लेकर, ये चीज़ें सारी अब कंक्लूड होकर आज ये जो फैसला आया है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ सामने निकल कर आती है।
समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं, और अनाड़ियों का कोई इलाज नहीं है। तो पर फिर भी मैं अपील करूंगी उन लोगों से जो अंधश्रद्धा में डुबकी लगा लेते हैं और किसी भी बाबा, किसी भी पाखंडी के पीछे हो लेते हैं। धर्म का मतलब पाखंड नहीं है, तो कृपया आप ऐसे बाबाओं के पाश से बाहर आइए, यही मेरी अपील रहेगी। 16 साल थ्रेट भी हुए, सोशल भी आपने जैसे बताया, फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई, फैसला आया है और आप लोगों में कहीं ना कहीं जो है राहत है। जी बिल्कुल, आज पूरा परिवार खुश है, और सबसे पहले मेरी मदर, वो सबसे ज़्यादा खुश मुझे लगी। वो बोलती कम है लेकिन उनके रिएक्शन से समझ आ जाता है कि वो खुश हैं आज। और जिस दिन वर्डिक्ट आई थी तो उस दिन भी उनकी आंखें भीगी हुई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी चेहरे की झुर्रियों में तसल्ली थी। और सबसे ज़्यादा उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा खुश देखती हूँ अंशुल को, काफ़ी सुकून में है अंशुल, अभी मिली मैं उनसे, और सैल्यूट करती हूँ उनके जज्बे को। तो बिल्कुल साफ तौर पर श्रेयसी छत्रपति रामचंद्र छत्रपति की बेटी, जिन्होंने न्यूज़ 18 से पहले भी बातचीत की थी, और उन्होंने बताया था कि वो लम्हा किस तरह से था। वो 16 साल पहले का जो लम्हा इनको याद आता, क्योंकि उस समय ये 18 साल की थी। लेकिन आप फैसला आने के बाद इनका क्या रिएक्शन है कि कहीं ना कहीं राहत ज़रूर जो है वो परिवार वालों को मिली है, क्योंकि ये फैसला जो है ऐतिहासिक फैसला जो है और परिवार भी में भी राहत जो है वो देखी जा सकती है। मोहाली से कैमरामैन चमन लाल के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में राम रहीम समेत सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 16 साल बाद रामचंद्र छत्रपति के परिवार को इंसाफ मिला है। कोर्ट के फैसले के बाद रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने न्यूज़ 18 संवाददाता मनोज राठी से बातचीत की। अंशुल छत्रपति हैं जिन्होंने लगातार 16 साल संघर्ष किया, थ्रेटनिंग कॉल्स भी आई, जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस मुकाम से ये गुजरे, उन्हीं से बात करते हैं। सजा सुनाने के बाद वो खुद, आप अंशुल जी अंदर थे जी, बिल्कुल काफी टाइम लगा, 16 साल के बाद क्या क्या चीजें सामने आई? गुरमीत राम रहीम हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था वीसी के। हाँ, गुरमीत राम रहीम सोनारिया जेल से, और बाकी जो तीनों आरोपी हैं किशन लाल, निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह, वो अंबाला जेल से वीसी से पेश हुए। और हाथ जोड़कर तो चलो वो एक खड़े होना ही था। और उसके बाद जिस तरीके से फैसला जजमेंट थी, उस पे सज़ा पे फैसला आना था, तो 2 बजे का बाद का टाइम जो है वो तय था। और उसके बाद क्योंकि एक लंबा प्रोसेस था जजमेंट के लिए, पहले क्वांटम पर आर्गूमेंट्स जो है वो डिफेंस काउंसिल और प्रोसिक्यूशन की तरफ से हुए। प्रोसिक्यूशन ने आज कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड की और अपनी दलीलें रखी। उसके बाद डिफेंस काउंसिल ने अपनी दलीलें रखी। तो दोनों पक्षों की आर्गूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने कुछ टाइम के बाद जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस करना था। तो उसमें क्योंकि एक सोनारिया जेल में वीसी से पेशी हो रही है, अंबाला जेल से हो रही है, तो वहाँ भी जजमेंट की कॉपी जो है वो डिलीवर होनी थी। तो उस प्रोसेसिंग के अंदर काफ़ी जो है टाइम वो लगा, और जिस वजह से ये फैसला 6:20-22 के करीब शायद जज साहब ने जब जजमेंट जो है वो पढ़कर सुनाया, और उसमें चारों आरोपियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा जो है वो तय की। अंशुल जी, काफ़ी साल आपने संघर्ष किया, थ्रेटनिंग कॉल भी आई, सोशल भी आपको, काफ़ी फाइनेंशियली भी, जिस तरह से आपने प्रेस के आगे भी रखी चीज़ें, आप आज किस तरह से महसूस कर रहे हैं कुछ ना कुछ अपनी परिवार के? हाँ, बिल्कुल एक राहत है, सुकून है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद कम से कम एक जिस बात के लिए, जिस चीज़ के लिए उम्मीद लेकर चले थे न्यायपालिका से, आज उस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसके लिए मैं माननीय न्यायपालिका को, जज साहब माननीय जगदीप सिंह जी को सजदा करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके का फ़ैसला 2017 में दिया और आज हमारे फादर के केस में जिस तरीके से सज़ा सुनाई, तो बिल्कुल ये एक ऐतिहासिक फ़ैसला है हमारे लिए। अंशुल जी,